चलो भैया, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एक लेक्चर में कल अपलोड कर दिया गया था। ठीक है, आज हम दूसरे लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मैटर क्या होता है, मैटर किससे मिलकर के बनता है, सबसे छोटे पार्टिकल, अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई, उसको हम बोलते हैं एटम। ठीक है, एटम को फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी देखी, डाल्टन के एक्सेप्शन देखे, सारी की सारी कहानी कल हमने क्या कर ली थी, देख ली थी। स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमने, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी हमने देखा, इसको क्रेडिट जाता है विलियम क्रूक और सर जे जे थॉमसन को। किसका डिस्कवरी का क्रेडिट जाता है भाई, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी का जाता है, जिसमें विलियम क्रूक ने जो था वो कैथोड रे, जो इम्प्रूव्ड कैथोड रे ट्यूब को बनाया गया था। उसके अलावा जो हमारे थॉमसन सर थे, उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इसके अंदर किए, बहुत सारी चीजें निकल के आई। तो कैथोड रेज की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, कैथोड से एनोड की तरफ होती है, निगेटिवली चार्ज होती है, हीटिंग इफेक्ट उसके अंदर पाया जाता है, एनर्जी है, मोमेंटम है, पार्टिकल नेचर वो आपको देखने मिलती है, और एक्सरे प्रोड्यूस करती है, गैसेस को क्या कर देती है, आयोनाइज कर देती है। ठीक है, और कैथोड रे डिपेंड नहीं करती है नेचर ऑफ गैस के ऊपर। ठीक है, कैथोड रे जितने भी आपके, सब कोई सी भी आप गैस भर लो, सबके अंदर कैथोड रे की प्रॉपर्टी क्या होगी भाई, सिमिलर होगी, कोई डिफरेंस वहां पर हमको देखने नहीं मिलेगा। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में, लेकिन उससे पहले हमें क्या देखना है, उससे पहले हमें थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का पार्ट देखना है। ठीक है, तो होता यह था कि इलेक्ट्रॉन क्या हो चुका था, इलेक्ट्रॉन हो चुका था डिस्कवर। ठीक है, पता लग गया कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब बारी आई इसका चार्ज और मास कैलकुलेट करने की। तो थॉमसन की कहानी यह है कि थॉमसन इंडिविजुअल, ध्यान सुनना मैंने क्या बोला, थॉमसन इंडिविजुअल चार्ज या इंडिविजुअल मास को कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, थॉमसन क्या नहीं कर पाए थे कि इंडिविजुअल चार्ज या फिर इंडिविजुअल मास को वो क्या नहीं कर पाए थे, कैलकुलेट नहीं कर पाए थे। रादर उन्होंने क्या कैलकुलेट किया, उन्होंने चार्ज बाय मास रेशियो को कैलकुलेट किया। चार्ज बाय मास रेशियो को हम ई बाई एम रेशियो के नाम से भी जाना जाता है। तो इन्होंने इसको कैलकुलेट किया, किसने किया था, थॉमसन सर ने किया था। कब किया था, 1897 के अंदर। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं भैया कि जो आपका ई बाई एम है, जैसे कि कैथोड रे नेचर ऑफ गैस से इंडिपेंडेंट होती है, सभी के अंदर सिमिलर प्रॉपर्टी शो करेगी, ऐसे ही ये जो आपका ई बाई एम रेशियो था, ये भी नेचर ऑफ गैस से क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेकर के। समझ में आ रही बात, इलेक्ट्रॉन को लेकर के, इलेक्ट्रॉन जैसा है वैसा ही क्या रहेगा, यानी ई बाई एम रेशियो सभी का क्या रहने वाला है, यूजुअली सभी इलेक्ट्रॉन का, सभी के इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, सेम होता है। आपको चीज क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, तो चार्ज बाय मास रेशियो क्या निकाला। अच्छा, तुम्हें एक चीज तो पता होगा, हालांकि उस टाइम पर तो ये पता नहीं लग पाया था, लेकिन तुम्हें आज अच्छे तरीके से मालूम है कि चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। अब होगा कि नहीं होगा, होगा। मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम। ये होता है, नहीं होता है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या किया, डिवाइड किया। जैसे ही डिवाइड किया तो वैल्यू क्या आती है, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, या फिर 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। तो ये हमारे किसकी वैल्यू आई थी, ई बाई एम की वैल्यू आई थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, ई बाई एम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए ये उनका एपरेटस था। एपरेटस क्या किया देखिएगा, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कैथोड रे निकाली थी, आरी बात समय, और कैथोड रे को इंसिडेंट कराया था, एक मैग्नेट लगाई थी। ठीक, एक मैग्नेट लगाने के बाद में यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, मैग्नेटिक फील्ड दिया। कहने का मतलब क्या है कि उसी सेटअप में उन्होंने क्या किया, वो जो सेटअप उनका पहले था, उसी सेटअप में उन्होंने दो कंडीशन रखी। पहली कंडीशन के ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया और ना ही क्या दिया, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो कैथोड रे कहां ट्रेवल करी, कैथोड रे सीधी लाइन में ट्रेवल करके इस फ्लोरेसेंट स्क्रीन पर ये ग्लो करती हुई सेंटर से हमें दिखाई पड़ी। समझ में आ रही बात, इसका मतलब यहां पर पड़ा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या लगाया, फिर उन्होंने लगा दिया इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड में कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव। कैथोड रे नेगेटिव है तो किधर को डेविएट करेगी, पॉजिटिव की तरफ को। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है बेटा, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई किया गया और मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया गया, यहां पर अप्लाई नहीं किया गया। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना रखा, जीरो रखा, जबकि मैग्नेटिक फील्ड को यहां पर क्या किया गया, अप्लाई किया। तो इन तीन पॉइंट के आधार पर ही उन्होंने चार्ज बाय मास का क्या किया था भाई, रेशियो कैलकुलेट किया था। बोलो भाई, समझ में आ रही बात, बहुत लंबी कैलकुलेशन है, हमारे काम की नहीं, हमारे किसी सिलेबस के अंदर नहीं है। ये बस मैंने आपको बता दिया, एनसीईआरटी का डायग्राम है, किसका क्या मतलब है। वैल्यू याद रखिएगा, 1.76 इंटू 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम, या फिर 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर किलोग्राम। ये क्या होती है, ई बाई एम रेशियो होता है, किसका भाई, इलेक्ट्रॉन का। बोलो भाई, उसके अलावा इलेक्ट्रॉन का चार्ज कैसा होता है, किसने निकाला था, मिलिकन भाई साहब ने निकाला था। एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसका नाम क्या है, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट था। ठीक है, और उससे उन्होंने इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकाला -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये आपकी अगर ESU में हम निकाले तो माइनस का 4.8 इंटू 10 की पावर -10 ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, दोनों की दोनों वैल्यू है। लेकिन यहाँ पर आपको जो सबसे ज्यादा यूज होगी केमिस्ट्री के अंदर वो ये वाली होगी, याद रखिएगा, ठीक है। फिजिक्स के अंदर भी यही यूज होती है बेसिकली, लेकिन कभी कभी फिजिक्स में ESU भी हम क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल कर लेते हैं। अब ध्यान सुनिएगा, देखो भाई, जो हमारा क्या है, हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, कितना है, ये है सर 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। अरे होगा नहीं होगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अगर मुझे 2 का निकालना है तो इससे डबल कर देंगे, 3 का निकालना ट्रिपल कर देंगे। एक मोल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे सर, 6.023 इंटू 10 की पावर 23 इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, नहीं आएंगे। तो अगर मैंने एक इलेक्ट्रॉन का ये है तो 2 का 2 गुना, 3 का 3 गुना, कुछ भी का कुछ भी गुना, एक मोल का एक मोल गुना, तो एक मोल इंटू गुना किससे कर देंगे भाई, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम से कर देंगे। जब इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 96500 कूलम। एग्जैक्ट वैल्यू होती है 96486 कूलम, लेकिन कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम क्या रखते हैं, 96500 कूलम। ये कहां पढ़ा था हमने, पढ़ा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर भी, मैंने आपको बताया था 96500 कूलम। और इसी को हम क्या बोलते हैं भाई, इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। तो एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है भाई, 1 फैराडे होता है, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम होती है। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो ये क्या रखना भाई, ये तुम्हें यहाँ पर ध्यान रखना पड़ेगा। उसी तरह मास मैंने आपको बताया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया, कैलकुलेट किया गया 9.1 इंटू 10 की पावर -28 ग्राम। और अगर किलोग्राम में हम यहाँ पर रखते हैं तो 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 किलोग्राम, ये भी इलेक्ट्रॉन का आपका मास निकल के आ गया। एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास अगेन है, एक इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 इंटू 10 की पावर -27 ग्राम, मल्टीप्लाई करेंगे 6.023 इंटू 10 की पावर 23 से, तो वैल्यू आती है 55 इंटू 10 की पावर -5 ग्राम, अप्रोक्सीमेटली 0.55 मिलीग्राम एक मोल इलेक्ट्रॉन का मास होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, तो ये जो थी हमारी किसके बारे में, ये थी हमारी डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में। नेक्स्ट हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन के बारे में। तो प्रोटॉन की डिस्कवरी का जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है भैया, गोल्डस्टीन को। किसको जाता है भैया, गोल्डस्टीन को। और इन्होंने जो कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट था ना, वही कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट सेम तरीके से किया, लेकिन इस बार इन्होंने जो कैथोड इस्तेमाल करी वो परफोरेटेड कर ली। परफोरेटेड का मतलब समझते हैं ना, जिसमें छलनियां लगी हुई है, जिसमें छेद हो रखे। पहले कैथोड और एनोड कैसी थी, मेटल की प्लेट यूजुअल यूज करी थी, कंटिन्यूअस थी, कोई छेद कोई सुराख उसमें नहीं था। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया, इस बार इन्होंने कैथोड रे कैसे इस्तेमाल कर ली, परफोरेटेड इस्तेमाल कर ली। तो एक्सपेरिमेंट तो वही था एज इट इज जो पहले करा था। इसमें गैस भरी गई अंदर लो प्रेशर वाली, वैक्यूम क्रिएट किया गया, हाई वोल्टेज डीसी से कनेक्ट किया गया। यहां से क्या हुआ, जैसे ही इसे कनेक्ट किया तो कुछ रेज निकलेगी, नेगेटिव रेज कहां से कहां जाएंगी, कैथोड से एनोड की तरफ को। तो वो नेगेटिव रेज ये जा रही हैं कैथोड से कहां जा रही हैं, एनोड की तरफ को जा रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो परफोरेटेड कैथोड है उसके पीछे यहां पर रेडिश ग्लो दिखाई पड़ रहा है। क्या दिखाई पड़ रहा भैया, रेडिश ग्लो दिखाई पड़ रहा। ध्यान सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट में अब तक ये हो चुका था कि कैथोड रे यहां से निकल कर को उधर की तरफ को जा रही थी, लेकिन उधर को तो यानी फ्लोरेसेंट स्क्रीन जो वहां पर लग रही थी वहां पर तो दिखाई दे ही रही थी, लेकिन साथ ही साथ यहां पर क्या दिखाई दे रहा था, यहां पर आपको रेडिश ब्राउन कलर, रेडिश कलर की रेडिश जो कलर था वो आपको यहां पर ऑब्जर्व होता हुआ दिखाई पड़ा। इसका मतलब यहां भी कुछ ना कुछ आकर के क्या हो रहा है, टकरा रहा है। और उसको जब एनालाइज किया गया तो पता लगा कि वो क्या है भैया, वो आपके पॉजिटिव रेज होती है। कैसी रेज होती है भैया, पॉजिटिव रेज होती है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैनाल रेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, कैनाल रेज बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्या है, जो आपका प्रोटॉन है उसका नेम किसने दिया, रदरफोर्ड ने दिया। गोल्डस्टीन ने जो आपका पॉपुलेटेड परफोरेटेड है, गोल्डस्टीन ने क्या यूज करी थी भाई, गोल्डस्टीन ने परफोरेटेड कैथोड को कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंडर यूज किया था। सेम कंडीशन रखी और उन्होंने कहा कि कुछ रेज मूव कर रही हैं एनोड से कैथोड की तरफ, यानी कि भाई यहां है तो उधर से आ रही होंगी ना, कुछ रेज क्या है एनोड से कैथोड की तरफ को आ रही, उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, एनोड रेज, कैनाल रेज या फिर पॉजिटिव रेज का नाम दिया। समझ में आ रही बात। अब सवाल ये उठता है, सर ये रेज यहाँ पर पॉजिटिव आई कहां से, देखो ध्यान से सुनिएगा। देखो, अरे भाई इसके अंदर गैस तो भरी हुई है, भरी हुई है। ये क्या मान ले तो गैस का पार्टिकल है। जैसे ही एक एनोड रे, कैथोड रे इससे टकराएगी तो कल क्या बताया था, जैसे उससे टकराएगी एकदम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगी। तो इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ये क्या बचा, ये तो पॉजिटिव बचा कि नहीं बचा। अब ये पॉजिटिव उधर जाएगा कि पीछे की तरफ आएगा, क्यों भाई, ये तो नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव कहां जाएगा, पीछे की तरफ, और आकर के कहां दिखाई पड़ेगा, यहां पर। तो ये एक्चुअल में पॉजिटिव का मतलब क्या है कि इसमें के पास क्या नहीं है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक है। और एक चीज और बताओ कि मान लो ये तुम्हारी एक रे है, ठीक है,
इस रे में क्या है, इस रे में पॉजिटिव पॉजिटिव तो भरा पड़ा, बताओ भाई, अरे भरा पड़ा नहीं भरा पड़ा, बोल भाई। यही क्या है तुम्हारी, यही जो तुम्हारा एक पॉजिटिव है, ये एक्चुअल में क्या है, ये है तुम्हारा H पॉजिटिव। क्या है भाई तुम्हारा H पॉजिटिव। तो एक H पॉजिटिव को मैंने क्या नाम दिया, प्रोटॉन का नाम दिया, और मल्टीपल कई सारे ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया, यहाँ पर इसको हमने नाम दे दिया एनोड रेज का नाम दे दिया, एनोड रे का नाम दे दिया। ये आपको क्या रखना है भाई, यहाँ पर याद रखना है। बोलो भाई, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात किसी तरह की, चलिएगा ठीक है। उसके बाद में देखते हैं एनोड रे की प्रॉपर्टी क्या है। सर प्रॉपर्टी बिल्कुल ऐसी ही है जैसी कैथोड की है, बस एक चीज का डिफरेंस याद रखना है कि कैथोड रे एक्स रेज प्रोड्यूस करती थी, जबकि एनोड रे क्या प्रोड्यूस नहीं करेगी भाई, एक्स रेज पर प्रोड्यूस नहीं करती है। समझ में आ रही बात। कैथोड रे इंडिपेंडेंट होती है किससे भैया, नेचर ऑफ गैस के ऊपर, जबकि एनोड रेज जो होती है वो नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है। दूसरा पॉइंट आपको क्या रखना है, ये ध्यान रखना है। तो यही तो मैंने आपको बताया था कि सिस्टम क्या बैटरी से कनेक्ट किया, परफोरेटेड कैथोड ली, वो क्या ली आपकी सिंगल एनोड ली, तो यहां से यहां पर तो निकल के जा ही रही नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या पता लगा कि कुछ पार्टिकल यहां से इधर रेडिश ग्लो पीछे की तरफ आपको दिखाई पड़ा, जो कि इस बात को प्रूव करता है, इस बात को प्रूव करता है कि यहां पर क्या निकली है, रेज आई है, और इन्हीं रेज को हम क्या बोलते हैं भाई, एनोड रेज का नाम बोलते हैं। ये एलन का डायग्राम है क्या भाई, एलन का लोगो है क्या पीछे? अच्छा मैंने गूगल से उठाया था, एलन से, अच्छा अच्छा ठीक है, हाँ ये भी ध्यान किया मैंने, वाटरमार्क लगा है ना पीछे, ये मैंने गूगल से उठाया था। चलो फिर उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोटॉन के मास के बारे में, ठीक है चलिएगा। प्रोटॉन का मास कितना है, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 ग्राम। आ रही बात समझ में। इलेक्ट्रॉन का कितना था, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 31 ग्राम। बताओ भारी कौन है इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन? उसमें भी है, माइनस का 31 है, वो प्लस नहीं है। आ रही बात समझ में। अच्छा ये क्या है, ग्राम, किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो माइनस का 27। आ रही बात समझ। एक इलेक्ट्रॉन का इतना है, तो एक मोल के लिए 6.023 इंटू 10 की पावर 23 लगा देंगे क्या, तो ये वैल्यू लगभग निकल कर आएगी 1.007 ग्राम निकल कर आएगी। इसीलिए प्रोटॉन का मास कितना कंसीडर करते हैं हम, 1 कंसीडर करते हैं। समझ में आ रही बात, क्योंकि एक मोल प्रोटॉन का मास कितना है, 1.007 ग्राम यहाँ पर हमारा निकल करके आएगा। चार्ज की बात करते हैं, सर उतना ही जितना एक इलेक्ट्रॉन पर है, बस वो नेगेटिव या पॉजिटिव होगा। वैल्यू है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, और एक फैराडे का किसका होता है, एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा। ये भी ऑलरेडी क्या कर दिया, आपको बता दिया। ई बाई एम रेशियो बताया, जैसे ई बाई एम रेशियो उसका इंडिपेंडेंट था, इलेक्ट्रॉन का सभी का सेम था, नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड नहीं करता। इसका क्या करता है, डिपेंड करता है। उसका ई बाई एम रेशियो कितना निकल के आया था, 1.7 इंटू 10 की पावर माइनस, वो सॉरी 10 की पावर 8 या फिर 10 की पावर 11 किलोग्राम निकल के आया था, कूलम पर ग्राम था वहां का, ठीक है। और यहां पर क्या आ गया, यहां पर आ गया 9.5 इंटू 10 की पावर 4 कूलम पर ग्राम निकल के आ गया, या फिर 10 की पावर 7 कूलम पर ग्राम यहां पर आ जाता है। ये किसका है भैया, ई बाई एम रेशियो, ये हमारे प्रोटॉन का ई बाई एम रेशियो। तो ये भैया याद करना पड़ेगा आपको। आ रही बात समझ। आप चाहें तो ई बाई एम कैलकुलेट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। मास कितना हो गया, 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 24 है। उसको सॉल्व करोगे तो आपको वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। अब हुआ क्या था, हुआ ये था कि एक साइंटिस्ट थी बड़ी फेमस, जिनका नाम था मैडम क्यूरी। आ रही बात समझ में, मैडम क्यूरी, उनकी डेथ हो गई थी, ठीक। और डेथ किस वजह से हुई थी, डेथ हुई थी उनकी अल्फा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। वो अल्फा पार्टिकल जो होते हैं ना, उनसे क्या कर रही थी भाई, वो एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब वो जो अल्फा पार्टिकल से एक्सपेरिमेंट कर रही थी, उसी के रेडिएशन में एक्सपोज होकर के उनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। अब जब डेथ हो गई तो मैडम क्यूरी एक बड़ा जाना माना नाम था भैया, बहुत सोसाइटी में उनका नाम था। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी बड़ी सदमे में आ गई कि भाई अल्फा पार्टिकल क्या है, अल्फा पार्टिकल जो है वो अपना वो तो क्या कर रही, मतलब वो तो डेथ कॉज कर रही। तो उससे बचने के लिए वे क्या करने लगे, एक्सपेरिमेंट करने लगे। तो एक साइंटिस्ट थे, शायद उन्हीं के स्टूडेंट थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। चैडविक, 1932 की बात है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्फा पार्टिकल से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करे थे, और वो ये चेक करने की कोशिश कर रहे थे कि कौन कौन से एलिमेंट ऐसे हैं कि अल्फा पार्टिकल, मतलब अगर मैं यूज कर रहा हूं तो अल्फा पार्टिकल को कौन अपने आर पार जाने नहीं देगा। तो सबसे पहले उन्होंने तो एक तो सोर्स लिया, किसका सोर्स लिया, अल्फा पार्टिकल का। अबे लिया कि नहीं लिया। उस अल्फा पार्टिकल की जो बॉम्बारमेंट कराई, वो किसके ऊपर कराई, बेरिलियम के टुकड़े के ऊपर कराई। ध्यान सुनिएगा, उस अल्फा पार्टिकल की जो है उनकी बॉम्बारमेंट किसके ऊपर कराई, बेरिलियम के टुकड़े पर कराई। तो उन्होंने पाया, देखो मैं तुम्हें अलग से करके दिखा रहा कि ये क्या है मेरे, ये यहां से मेरे अल्फा पार्टिकल है। समझ में आ रही बात, क्लियर है।
ये मेरा क्या है, बेरिलियम का टुकड़ा है। तो उस अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट कहां कराई, बेरिलियम के टुकड़े पर कराई, तो उन्हें यहां से कुछ पार्टिकल निकलते हुए क्या पड़े, दिखाई पड़े। अरे दिखाई पड़े कि नहीं दिखाई पड़े, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब ये जो पार्टिकल उन्होंने दिखाई पड़े, इन्होंने सोचा कि ये वही पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है। कैसे सोचा, क्योंकि अभी कैथोड रे में ये तो पढ़ा था, जब वो किसी से टकराएंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी होता है। तो उन्होंने क्या आइडिया लगाया कि शायद ये इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर उनके दिमाग में कुछ बात आई, उन्होंने कहा कि चेक तो कर लो कि इलेक्ट्रॉन ही है कि नहीं है। तो इन्होंने इन पार्टिकल को, ध्यान सुनिएगा, ये जो पार्टिकल है, इन पार्टिकल को किस में दिया, किसके अंदर रखा भैया, आपके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा। ये पॉजिटिव है और ये कौन सा टर्मिनल हो गया, नेगेटिव टर्मिनल हो गया। तो भाई उन्होंने बड़ा आश्चर्यचकित हुए, क्यों हुए, बोले कि अगर इलेक्ट्रॉन होता तो पॉजिटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट होता, नहीं होता, अगर ये प्रोटॉन होता तो नेगेटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट होता। अरे भैया ये तो डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ, इसमें ना तो पॉजिटिव आया ना ये नेगेटिव की तरफ आया, मतलब ये कैसा है, ये अनचार्ज है। तो इसी अनचार्ज पार्टिकल को क्या बोला उन्होंने, इसी अनचार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया गया, न्यूट्रॉन का नाम दे दिया। मतलब न्यूट्रॉन का चार्ज कितना है भाई, जीरो है। अगर चार्ज जीरो है तो E बाई एम रेशियो भी कितना होगा भाई, जीरो होगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात है। और एक न्यूट्रॉन का मास वो भी किसके बराबर आया, प्रोटॉन के बराबर आया, 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम यहां पर निकल के आता है। और एक मोल न्यूट्रॉन का भी उसी के जैसा है, 1.008 ग्राम। इसीलिए जब भी हम प्रोटॉन का मास लेते हैं तो वो कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। न्यूट्रॉन का मास कितना लेते हैं, वो भी हम कितना लेते हैं, 1 लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का हम मास काउंट नहीं करते हैं इसके अंदर एटॉमिक मास निकालने के दौरान। समझ में आ रही बात, न्यूक्लियस के अंदर यही दो होती है ना, चलिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये जो हमारे अल्फा पार्टिकल थे भाई, इन अल्फा पार्टिकल का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो अल्फा पार्टिकल क्या होते हैं, अल्फा पार्टिकल बेसिकली हीलियम+2 होता है। आ रही बात समझ, चार्ज इस पे कितना है, चार्ज है ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन का कितना है, 1 है एक मोल का, तो ट्वाइस ऑफ प्रोटॉन हो गया, नहीं हो गया तो चार्ज कितना है इन पे, +2 का। और इनका जो मास है वो कितना होता है भैया, वो 4 टाइम्स होता है। कितना होता है भाई, 4 टाइम्स होता है, याद रखिएगा। तो चार्ज कितना है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, मास कितना है, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन यहां पर इनका निकल के आएगा। तो बेसिकली क्या है, इसे कहीं पर 2H4 इस तरह से भी लिखा जाता है कि 2 इसका चार्ज है और 4 इसका क्या है, मास है। समझ में आ रही बात आपकी, क्लियर है। और कहीं पर अगर आपको निकाला गया, कहीं पर आपसे क्या किया गया, कहीं पर अगर आपको कैलकुलेट करना पड़ जाए कि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने हैं, तो वो क्या बताने हैं आपके, वो आपको बताने हैं। समझ में आ रही बात, क्लियर है। कहीं पर आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल है, तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल निकालने का फॉर्मूला क्या है कि मास ऑफ ए मतलब जो रिएक्टेंट साइड पे दे रखा, अपॉन में क्या है, मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय कितना हो गया, डिवाइडेड बाय आपके 4 हो गया। समझ में आ रही बात, क्योंकि 4 क्या, 4 टाइम्स प्रोटॉन है, तो आपके यहां से क्या निकाल सकते हो आप, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यहां से आप निकाल सकते हो। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। मान लो हमारा यूरेनियम का है 235 है, और जिसके अंदर वो कन्वर्ट हो रहा है, मान लो उसका कितना आ गया, उसका हो गया आपके 207 आ गया, डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 4 आ गया, तो 7 चौक कितना बचा, 28 बचा, नहीं बचा, डिवाइडेड बाय 4। इसका मतलब कितने अल्फा पार्टिकल है हमारे, 7 अल्फा पार्टिकल है। बोलो भाई, यहां तक कहानी समझ में आएगा। तो ये था हमारा किसको लेकर के, ये था हमारा अल्फा पार्टिकल को लेकर के। अब तुम्हें कुछ होमवर्क करना है, आपको E बाई एम रेशियो किसका पता है, प्रोटॉन का भी पता है, E बाई एम रेशियो न्यूट्रॉन का भी पता है, E बाई एम वैल्यू इलेक्ट्रॉन की भी पता है, और अल्फा पार्टिकल का तुम्हें निकालना पड़ेगा E बाई एम, ठीक है। तो अल्फा पार्टिकल के E बाई एम का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज कितना है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन है, और मास कितना है, 4 टाइम्स है। तो ये आपको क्या रखना भैया, याद रखना, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, E बाई एम की वैल्यू बने, प्रोटॉन है ना, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, तो ये कितना आ गया, ये 1/2 आ गया। तो ये आपको इसके हिसाब से ऑर्डर अरेंज करके लाना है। उसके अलावा आपको एक क्वेश्चन और करके लाना है, उसका नाम क्या है, प्रोटॉन H पॉजिटिव के लिए, ठीक है, D प्लस के लिए, He+ के लिए, और He+2 के लिए E बाई एम रेशियो का ऑर्डर है। निकाल के बता देता हूं, देखो E बाई एम, E का मतलब चार्ज है, चार्ज कितना है इस पे, 1। अरे चार्ज कितना भैया, 1। मास कितना है इसका भी, 1। ड्यूटेरियम है, चार्ज कितना है इसका, 1। मास कितना है ड्यूटेरियम, अबे ड्यूटेरियम हैवी आइसोटोप है, 2 होता है, याद रखिएगा। हीलियम का चार्ज कितना है, 1, और मास कितना है इसका, 4। इधर का चार्ज कितना है, 2, और मास कितना है, 4। तो देख लीजिएगा, 1/1 1 आया, 1/2 ये सबसे कम हो गया, 1/4 ये उससे भी कम हो गया, ये क्या हो गया आपका 1/2। तो ये भी 1/2, ये भी 1/2, ठीक है। और ये क्या है आपका, ये आपका 1/4 हो गया, 1 हो गया। तो सबसे कम किसका है, इसका है। उसके बाद में इसका ड्यूटेरियम और हीलियम का बराबर है, तो सबसे कम किसका है, He+ का। उसके बाद में D+, जिसका बराबर है किसके, He+2 के। और सबसे हैवी क्या है आपका, प्रोटॉन है, याद रखिएगा। अरे भाई बोलो, कोई दिक्कत वाली बात है। तो ये क्या था हमारा, ये था भाई हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने बात कर ली। कोई दिक्कत यहां तक है भाई, कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। पॉज कर दे 1 मिनट के लिए।
अभी हम चलते हैं आगे की तरफ। चलो भाई ठीक है, तो नेक्स्ट अब हम बात किसके बारे में करते हैं, एटॉमिक मॉडल के बारे में। किसके बारे में बात करें भैया, अब हम एटॉमिक मॉडल, सेकंड लेक्चर चल रहा ना हमारा है, तो सेकंड लेक्चर में अब हम किसके बारे में बात करेंगे भाई, एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करें। दो बहुत महान हस्ती आपके सामने आज दिखाई पड़ रही, एक है हमारे सर जे थॉमसन और एक क्या है, रदरफोर्ड। तो एटॉमिक मॉडल हम यहाँ पर देखेंगे। देखो अब तक इलेक्ट्रॉन का पता लग गया, प्रोटॉन को पता लग गया, न्यूट्रॉन का पता लग गया, ई बाई एम रेशियो पता लग गया, चार्ज पता लग गया, मास पता लग गया, अल्फा पार्टिकल का पता लग गया, अदर पार्टिकल के बारे में भी क्या होगी, जानकारी होगी। अब लोगों के मन में सवाल उठने लगे, क्या सवाल उठने लगे कि भाई ये जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ये तो हमें पता है कि एटम से छोटे पार्टिकल है और एटम के अंदर है, एटम के अंदर इनकी एग्जैक्ट पोजीशन कहां है ये हमारी समझ में नहीं आ रही। समझ में आ रही बात? तो इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई क्यों ना हम इसके बारे में भी क्या करें, पता करें। तो आप ऐसे कहानी समझ सकते हैं कि सबसे पहले किसे पकड़ा गया, सर जे थॉमसन को। क्यों पकड़ा कि हाँ जी मास्टर जी, आपने ही तो इलेक्ट्रॉन के बारे में बताया, जरा आप ये तो बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन एटम में मौजूद किस जगह पर है। तो इसीलिए सबसे पहले हम जो आज पढ़ने वाले हैं, हम डिफरेंट एटॉमिक मॉडल में सबसे पहला मॉडल पढ़ेंगे हम थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिसका नाम क्या है भैया, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, प्लम ये रखी, पुडिंग केक लाइक स्ट्रक्चर है, इसके मॉडल के अकॉर्डिंग इसको हम कहा जाता है। और तो और इसको हम वाटरमेलन मॉडल के नाम से भी जानते हैं। क्यों भैया, आप अंदाजा मान लो कि भैया मान लो जे थॉमसन सर क्या खा रहे थे, तरबूज खा रहे थे, कोई गली में चिपट गया उनके कि नहीं जी मुझे तो इलेक्ट्रॉन बताओ, कहां मिलेंगे, कहां मिलेंगे इलेक्ट्रॉन बताओ। तो सर जे थॉमसन ने जान बचाने के लिए तरबूज से कंपेयर करके कुछ बता दिया और उस मॉडल का नाम क्या दे दिया, उस मॉडल का नाम था भैया वाटरमेलन मॉडल। बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? अच्छा, तरबूज यही है क्या? हाँ भाई तरबूज यही है क्या? ध्यान से सुनना, तरबूज क्या यही है क्या? ठीक है, तरबूज जब आप देख रहे हैं तो तरबूज में आपको तीन पार्ट दिखाई पड़ रहे होंगे। कौन कौन से? सबसे पहला एक ये सबसे ज्यादा फैला हुआ रेड रेड वाला पार्ट, हाँ या ना, है क्या? है। इसमें धसे हुए हैं ये काले काले बीज, हाँ या ना। और एक पीछे ये क्या है, ग्रीन पार्ट है। तो अकॉर्डिंग टू सर जे थॉमसन, उन्होंने कहा कि देखो भाई ये पूरे तरबूज में फैला हुआ है ना लाल लाल, ये क्या है तुम्हारे? ये है तुम्हारे प्रोटॉन। क्या है भाई तुम्हारे? प्रोटॉन। क्या है भैया? प्रोटॉन। इन्हीं प्रोटॉन के अंदर धसे हुए हैं कौन? तुम्हारे इलेक्ट्रॉन। और ये पीछे क्या है तुम्हारा? न्यूट्रॉन। अब लोगों ने कहा लगा यार बात तो सही लग रही, समझ में आ रही बात? क्योंकि सर जे थॉमसन तरबूज खा रहे थे, उन्होंने क्या कर दिया, एक्सप्लेन कर दिया। लोगों ने कहा सर बात तो आप ठीक कहे, लेकिन सर प्रूव तो करो, ऐसा कैसे है? तो क्या कहा उन्होंने, ध्यान सुनिएगा। उन्होंने बताया कि ग्रीन पार्ट क्या है हमारा, वो न्यूट्रॉन है, रेड पार्ट प्रोटॉन है, और सीड क्या होते हैं हमारे, एम्बेडेड इलेक्ट्रॉन है, धसे हुए क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन क्या उन्होंने इसका कोई एविडेंस दिया? क्या उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट किया क्या चीज को लेके? कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। तो ये केवल और केवल किसके बेसिस पर था? थ्योरी के बेसिस पर था। प्रैक्टिकली इसको प्रूव नहीं किया गया, इसीलिए ये मॉडल क्या हो गया भाई, इसीलिए मॉडल फेल हो गया। अगले पिक्चर में मॉडल कौन आता है? रदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, फर्स्ट मॉडल जिसमें प्रॉपर एक्सपेरिमेंट यहां पर किया गया। और अगेन यहां पर किसका यूज किया गया? अल्फा पार्टिकल का। जी हां, रदरफोर्ड ये वही साइंटिस्ट है जिन्होंने क्या दिया था, प्रोटॉन को नाम दिया था। याद करो, अल्फा पार्टिकल को जेम्स चैडविक ने किस पर बॉम्बार्डमेंट कराया था? बेरिलियम के ऊपर। इन्होंने किस पर कराया? इन्होंने कराया गोल्ड की फॉइल के ऊपर। कहां है? थिन गोल्ड की, जो आपकी गोल्ड की जो फॉइल होती है ना, जो आपका सोने का जो वरक होता है, जो आपकी सोने की पतली सी वरक होती है, उस पतले से वरक के ऊपर अल्फा पार्टिकल बोले तो He+2 को क्या कराए भैया? बॉम्बार्डमेंट कराई। क्या कराए भैया? बॉम्बार्डमेंट। सेटअप देखिएगा ये, तो ये रहा आपका, देखो ये क्या है, ये आपका पोलोनियम का बॉक्स है। इसके अंदर क्या है भैया? कोई रेडिएशन निकला हुआ है, मतलब रेडिएशन का सोर्स है, अल्फा पार्टिकल का सोर्स है। एक सुराख करा, जैसे सुराख करा तो सुराख के थ्रू भाई आपने मान लो पाइप के अंदर पानी जा रहा, पाइप में आपने क्या कर दिया, सुराख कर दिया, पानी बाहर निकलेगा नहीं, एक धार से बना गया। तो यहीं से क्या निकला? यहीं से आपका क्या निकला? बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल निकली। ये अल्फा पार्टिकल की बीम कहां पर टकराई? गोल्ड की फॉइल पर टकराई। इधर ये क्या लगा रखी? फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा रखी ताकि चमके। तो इन्होंने क्या पाया भाई, जे थॉमसन ने ये कहा था ना कि पूरे एटम में फैला पड़ा पॉजिटिव। ध्यान सुनिएगा, क्या फैला है? पूरे एटम में। और अल्फा पार्टिकल खुद कैसे चार्ज पार्टिकल है भैया? पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ध्यान सुनिएगा, तो उनका मानना यह था कि जैसे ही थॉमसन सर ने बोला कि एटम का जो जो प्रोटॉन है वो पूरे एटम में फैला पड़ा है, तो जैसे ही मैं इस पर टकराऊंगा तो मेरी सारी की सारी बीम भी पॉजिटिव होने की वजह से प्रोटॉन से टकरा करके क्या आ जाएगी भाई? वापिस आ जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यानी ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जितनी भी यहां पर आपसे पार्टिकल टकराई,
उसमें से 99% पार्टिकल भैया सीधे के सीधे निकल गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन हुए, बिना कोई रिटर्न हुए। अरे भैया तुम सीधे निकल रहे हो, मतलब तुम्हारे रास्ते में ना तो पॉजिटिव पड़ा, तुम्हारे रास्ते में ना निगेटिव पड़ा, समझ रहे नहीं समझ रहे, तुम्हारे रास्ते में ना पॉजिटिव पड़ रहा, तुम्हारे रास्ते में ना निगेटिव पड़ रहा, तुम सीधे के सीधे निकल गए, मतलब यहां पर क्या है, जगह खाली है। समझ मारी कि नहीं यार बात? तो क्या हुआ, ज्यादातर जितने भी पार्टिकल थे क्या कर गए, वो सीधे निकल गए। कुछ क्या करे, डिफ्लेक्शन शो किया। डिफ्लेक्शन का मतलब क्या है, थोड़े से कुछ क्या भागे, दूर दूर भागे। और वेरी फ्यू, बहुत कम, 1,01,000 में से केवल एक पार्टिकल क्या किया भैया, वापस आया। और वापस तो केवल पॉजिटिव से टकरा करके आया होगा। तो रदरफोर्ड ने बोला कि भैया जैसे चाचा थॉमसन ने बताया, क्या बताया, कि पूरे एटम में पॉजिटिव फैला पड़ा है, पॉजिटिव केवल बीचों बीच फैल रहा है, जहां से एक ही पार्टिकल क्या आया, रिटर्न होकर आया, पूरे पे नहीं है, बहुत छोटा सा मास उसका पॉजिटिव बीचों बीच है। और यहां पर सारे के सारे पार्टिकल है, मतलब ज्यादातर एटम क्या है, खाली है। और वेरी कुछ डिफ्लेक्ट करे तो वो इलेक्ट्रॉन की रेंज में आकर के क्या होते हैं भैया, हमारे डिफ्लेक्ट होते हुए नजर आते हैं। अरे बोलो भाई, समझ में आ रही बात? तो उन्होंने बताया, उन्होंने कहा, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि बीचों बीच क्या है, आपका न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, अपना ऑर्बिट के अंदर क्या कर रहे हैं भैया, चक्कर लगा रहे हैं। हालांकि ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट उन्होंने बाद में दिया था अलग तरीके से। ऑब्जर्वेशन क्या है, ऑब्जर्वेशन ये है कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल पास्ड विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। इससे क्या कंक्लूजन निकला कि ज्यादातर एटम क्या है, खाली है। सम ऑफ देम वर डिफ्लेक्टेड, मतलब पॉजिटिव से कुछ क्या हुआ भैया, डिफ्लेक्शन शो करा, नेगेटिव से इधर को अट्रैक्ट हुए होंगे, और कुछ क्या हुए, वापस आए, मतलब पॉजिटिव से टकरा कर के आ गए भैया, ये वापस हमेशा आ गए। और कंक्लूजन क्या दिया, कंक्लूजन ये दिया, न्यूक्लियस जिसका साइज क्या है, काफी छोटा है, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, जो पूरा का पूरा मास एटम का कैरी करता है, यानी कि जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो बिल्कुल बीचों बीच में पाया जाएगा। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है, जो न्यूक्लियस के बाहर है, उसमें क्या मिलेगा, उसमें मिलेगा आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बिल्कुल सोलर सिस्टम की तरह, जिसमें बीचों बीच क्या है भैया, सूरज है। और इन चारों, सूरज के चारों तरफ ये जो ऑर्बिट है ना, ये जो ऑर्बिट में सभी के सभी प्लेनेट अपने अपने क्या कर रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं। तो ये सारी की सारी कहानी किसने बताई भाई, रदरफोर्ड भाई साहब ने बताई। ये देखिएगा सोलर सिस्टम है, दिखाई पड़ रहा आपको, सोलर सिस्टम में किस तरह से इलेक्ट्रॉन अपने चक्कर काट रहे, सारी की सारी चीजें इन्होंने क्या कर दी भाई, बता दी। लेकिन इनके कुछ एक्सेप्शन निकल कर आ गए। सबसे पहली बात क्या है कि बेटा लॉ ऑफ मैक्सवेल का, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का लॉ, जो कि एटम की स्टेबिलिटी को क्या कर गया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके बारे में बात नहीं, क्या था, ध्यान सुनिएगा, कि जब भी कोई एक बॉडी है और इसके सराउंड क्या है, दूसरी चार्ज बॉडी है, जब भी एक चार्ज बॉडी दूसरी चार्ज बॉडी के क्या करेगी, चक्कर काटेगी, तो वो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या करेगी, लूज करेगी कि नहीं करेगी? अरे करेगी, नहीं करेगी? और लूज करेगी, करेगी, अल्टीमेटली वो एनर्जी लूज करती करती एक टाइम पे आकर के कहां गिर जाएगी, इसके अंदर गिर जाएगी। जबकि ऐसा एटम का नहीं है, एटम स्टेबल है, तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया। और एक और चीज जो यहां पर ये नहीं बता पाए, वो बता पाए थे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में, तो ये भी जानकारी इन्होंने नहीं दी, तो इसीलिए मॉडल भी क्या हो गया, फेल हो गया। तो रदरफोर्ड के बाद में किसका मॉडल आया भैया, इसके बाद में आता है अगला मॉडल, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है बोहर एटॉमिक मॉडल। तो बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ने से पहले हमें कुछ बेसिक्स को पढ़ना है। तो ऐसी कौन कौन सी रिसर्च थी, ऐसे कौन कौन से डेवलपमेंट थे जिससे बोहर का एटॉमिक मॉडल बना। तो अगली क्लास में हम बोहर के एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे। और इसी के साथ हमारे आज के मुख्य समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।